सियासत बेहद ही दिलचस्प तमाशा है। आप जितनी बार इसके करीब से दीदार करेंगे उतनी ही नई नई चीज़ें जान पाएंगे। लेकिन लैक ऑफ एजुकेशन यानी पढ़ाई की कमी, नासमझी, नफरत और गुरूर का पर्दा आपको इन नई चीज़ों की पहचान नहीं करने देता है। वैसे संडे को सेंट्रल उत्तर प्रदेश की 59 और पंजाब की 117 सीटों पर वोट पड़ेंगे। लेकिन जब हम सेंट्रल उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 60 सीटें और जोड़नी होंगी, जिसके लिए 24 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इन 118 सीटों में फ्लोटिंग वोट्स बहुत ज्यादा हैं, इतने ज्यादा कि उम्मीदवार और पार्टी भी कोई मायने नहीं रखती है। जीत कौन रहा है ये मायने रखता है। और पहले 2 दौर की वोटिंग से ये साफ पैगाम लोगों तक पहुंच चुका है कि अखिलेश यादव की सुनामी है, बाबा के दिन बीत चुके हैं। यहां पर आपको बता दूं कि बीजेपी के हालात इतने ज्यादा खस्ता हैं कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत को 14 फरवरी को तमाम संघ के पदाधिकारियों को कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करनी पड़ी है। और इस दौरान उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो का हवाला देते हुए बताया है कि संघ के सभी पदाधिकारी अपने कैडर को प्रोत्साहित यानी एनकरेज करें, क्योंकि भाजपा को पहले 2 फेजेस में अपमानजनक हार का सामना करना पड़ रहा है। पहले फेज में भाजपा को सिर्फ 17 सीटें जीतने की उम्मीद है और दूसरे फेज में भी पार्टी ने उतना ही बुरा परफॉर्म किया है। इतना ही नहीं, भागवत ने संघ के पदाधिकारियों से यह भी अपील करी है कि वो घर घर जाएं और हिंदुओं से बीजेपी को वोट करने को कहें। मतलब मोहन भागवत अपने कैडर से कह रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट करो। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों? क्या भारत के संविधान में भारत के नागरिक सिर्फ हिंदू हैं? वोटों का हक तो हर कम्युनिटी को है। खैर, इस मुद्दे पर थोड़ी देर बाद लौटेंगे। पहले फ्लोटिंग वोट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके लिए मोहन भागवत अपने कैडर से हिंदुओं को एकजुट करने के लिए कह रहे हैं। तो दोस्तों, सेंट्रल यूपी का फ्लोटिंग वोट इतना तगड़ा है कि गांव के गांव उस सुनामी में डूबते जाते हैं। इनमें यादव बेल्ट की 28 सीटें भी शामिल हैं, जो मुलायम सिंह यादव का गढ़ मानी जाती हैं। और अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को आगे लाकर बताने की कोशिश करी है कि सब साथ में हैं। 2017 में बीजेपी ने 97 सीटें इसी सेंट्रल यूपी में जीती थी, बिना किसी सीएम चेहरे के। लेकिन अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे फेज की वोटिंग संडे को होगी और इस दौर के सियासी इक्वेशन काफी अलग है। समझा जाता है कि यही वो इलाका है जहां से बीजेपी को समाजवादी पार्टी से सबसे तगड़ी चुनौती मिलने के आसार हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो यूपी के सियासी तमाशे में अब हवा उल्टी बह रही है। बीजेपी के सीएम चेहरे की साख धूल में मिल चुकी है और अखिलेश की आंधी जमीन पर एमवाई यानी मुस्लिम यादव के साथ ही दलितों को साथ लेकर भगवा तंबू उखाड़ने की राह में बह चली है। तीसरे फेज के चुनाव ज्यादातर उन सीट्स पर होने वाले हैं जिसे यादव बेल्ट कहा जाता है। यादव बेल्ट से मतलब है वो इलाका जहां समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। बुंदेलखंड से अवध तक के 16 जिलों में फैले 59 विधानसभा के इलाके में 20 फरवरी को वोटिंग होगी। हालांकि सबसे दिलचस्पी से देखे जाने वाला मुकाबला मैनपुरी में करहल का है, जहां समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव उम्मीदवार हैं। वो अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और करहल पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव उनके परिवार पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने दावा किया है कि करहल सीट के बीजेपी के उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल ही जीतेंगे। एक दिन पहले ही यहां मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव और खुद अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। इस पर चुटकी लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पूरे परिवार को यहां आना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव को तो भाषण देते वक्त यह भी नहीं पता था कि यहां से उम्मीदवार कौन है। योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल सिंह यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि एक वक्त वो मुलायम सिंह के सिपहसालार हुआ करते थे, लेकिन आज उन्हें बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं मिली। शिवपाल यादव को कुर्सी का हत्था मिला। दोस्तों, तीसरे फेज में वेस्ट यूपी के 5 जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस, अवध क्षेत्र के 6 जिले कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद और बुंदेल क्षेत्र के 5 जिले झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा हैं।
और 8 जिले मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया कम से कम 2017 तक मुलायम सिंह यादव के परिवार के गढ़ हुआ करते थे। इन सीटों पर यादव की काफी आबादी है, लेकिन 2017 में ये सारी चीजें बदल गई थीं। 2017 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 47 सीटें ही मिली। यादव बेल्ट की 29 सीटों में से बीजेपी ने 23 पर जीत हासिल कर ली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को यहां सिर्फ 6 सीटें मिली थी। हालांकि तीसरे फेज में मतदान वाली 59 सीटों में से बीजेपी ने 49 और समाजवादी पार्टी ने 8 सीटें जीती थी। बीजेपी ने 2017 में जैसा परफॉर्मेंस इन सीटों पर किया था, उस तरह का उसका परफॉर्मेंस 2012 में बिल्कुल नहीं था। 2012 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ 8 सीटें ही जीत पाई थी और करीब 17.4% वोट हासिल कर पाई थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती थी और 32% से ज्यादा वोट पाए थे। वहीं 2017 में बुंदेलखंड में बीजेपी ने सभी 13 सीटें जीती थी और 47% वोट्स पाए थे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने 25.5% वोट और बीएसपी ने 22% वोट हासिल करे थे, जबकि यादव बेल्ट और कानपुर रीजन में बीजेपी ने 36 सीटें जीती थीं और समाजवादी पार्टी ने 8, कांग्रेस 1 और बीएसपी ने 1 सीट जीती थी। बीजेपी को 43% वोट, समाजवादी पार्टी विद कांग्रेस को 31.4% और बीएसपी को 20% वोट मिले थे। तो दोस्तों, अब थोड़ा शॉर्ट में आपको पंजाब में चल रहे काफी दिलचस्प सियासी तमाशे से रूबरू करा दूं, क्योंकि वहां भी संडे को ही वोट पड़ेंगे। तो दोस्तों, पंजाब में दूसरे नंबर पर लड़ रही आम आदमी पार्टी को खालिस्तान के मुद्दे पर तगड़ा झटका लगा है। इस झटके ने वोटर्स को दगाबाजी जैसा पैगाम दिया है, जो अब इस सवाल पर वोट डालेंगे कि पंजाब को तोड़ने वालों के साथ जाएं या नहीं। 2017 के भूले बिसरे मोंगा कांड, पंजाब पुलिस की जांच में बेदाग और कोर्ट से बरी गुरविंदर के मामले और केजरीवाल के कथित खालिस्तानी कनेक्शन को जिंदा करना यकीनन एक सियासी मास्टर स्ट्रोक है और इसका असर काफी गहरा पड़ेगा। एक और अहम बात यह है कि जो भाजपा किसी भी स्टेट में चुनाव जीतने के लिए पूरी मोदी सरकार को उतार देती है, वो पंजाब में आम आदमी पार्टी के पीछे खड़ी क्यों दिखती है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? थोड़ा सोचे जरूर। खैर, कांग्रेस अपने ओपोनेंट आम आदमी पार्टी को लगे इस झटके से काफी खुश है, इसलिए भी क्योंकि उसे चन्नी पर सूबे के 32% दलितों का भरोसा नजर आने लगा है। पंजाब के चुनाव एक ही दिन में निपट जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की लड़ाई 7 मार्च 2022 तक चलती रहेगी। मुद्दों की जमीन उसके बाद भी गर्म रहेगी, लेकिन जनता को आने वाले वक्त की तस्वीर भी दिख जाएगी। जानकारों को इस तस्वीर में भगवा रंग कम होने की झलक दिख रही है। भगवा से याद आया आरएसएस और उसके चीफ मोहन भागवत की अपने कैडर से हिंदुओं को एकजुट करने की अपील। वैसे हर किसी को यह जरूर जानना चाहिए कि आरएसएस कितनी बड़ी देशभक्त है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने 14 फरवरी को संघ पदाधिकारियों को कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राब्ता किया था। इस दौरान उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो का हवाला देते हुए बताया था कि संघ के सभी पदाधिकारी अपने कैडर को एनकरेज करें, क्योंकि बीजेपी को पहले 2 फेजेस में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ रहा है। पहले फेज में भाजपा को सिर्फ 17 सीटें जीतने की उम्मीद है और दूसरे फेज में भी पार्टी को उतने ही बुरे नतीजे की उम्मीद है। इसलिए मोहन भागवत ने संघ के पदाधिकारियों से यह भी अपील करी है कि वो घर घर जाएं और हिंदुओं से बीजेपी को वोट करने को कहें। पहले फेज में कुल 58 सीटों पर चुनाव हुआ है। इनमें से बीजेपी ने पिछली बार 53 सीटें जीती थी। अगर ये आईबी रिपोर्ट सही है तो इस बार बीजेपी सिर्फ 17 सीटें जीत रही है। मतलब चुनाव भाजपा के हाथ से अप्रॉक्सीमेटली निकल ही चुका है। मोहन भागवत की इस अपील से पहले भी भाजपा हिंदू हिंदू रट रही थी। अब ये और बढ़ गया। अब भाजपा के कई नेताओं के उल्टे फुल्टे वीडियो आ रहे हैं जिसमें वो जहर उगल रहे हैं। मोहन भागवत अपने कैडर से कह रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट करो। सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों भाई? क्या भारत के संविधान में भारत के नागरिक सिर्फ हिंदू हैं? वोटों का हक तो हर कम्युनिटी को है। आरएसएस सिर्फ हिंदुओं को एकजुट क्यों करना चाहती है?
अगर आरएसएस मुल्क की भलाई के लिए काम कर रही है तो अपने हर एजेंडे से मुसलमान, सिख और ईसाई को बाहर क्यों रखती है? दरअसल अगर वो देश का भला चाहते तो देश के सभी नागरिकों से एक साथ बात करते, पर हकीकत यह है कि अगर वो देश से मोहब्बत करते हैं तो देश के नागरिकों को मजहबी पहचान के बेस पर बांटने की कोशिश नहीं करते। दरअसल आरएसएस का मकसद देश हित कभी भी नहीं रहा है। वो आज महात्मा गांधी और पंडित नेहरू जैसे लीडर्स को गालियां देते हैं। वो कल भी समूची कांग्रेस और उन सारे आंदोलनकारियों के खिलाफ थे जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे। हकीकत भी यही है। आज संघ जो कर रहा है वो एजेंडा अंग्रेजों का था। 1857 के गदर के बाद अंग्रेजों ने यह पॉलिसी अपनाई थी कि वो हिंदुओं और मुसलमानों की पहचान को अलग अलग तवज्जो देकर उन्हें दो ग्रुप्स में अलग अलग करते थे, ताकि दोनों रिसोर्सेस के लिए वो लोग आपस में लड़ें और अंग्रेजों की सत्ता चलती रहे। इसमें वो कई बार कामयाब भी हुए। यही एजेंडा आरएसएस का है। वो चाहते हैं कि हिंदू एक तरफ जुट हो और मुसलमान एक तरफ। इससे बहुमत आरएसएस के पास रहेगा और वो अपने जहर की खेती करता रहेगा। ये बंटवारा और नफरत ही इनका धर्म है। राम के नाम पर भी आरएसएस ने यही फैलाया है। अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है वो पहला मंदिर नहीं है। इस देश में लाखों की तादाद में मंदिर हैं और वो सब बिना नफरत के सियासी कारोबार के तैयार हुए हैं। आरएसएस चाहता है कि लोग मजहब के बेस पर लड़ते रहें, जिसका फायदा उठाकर वो सत्ता में बना रहे। यही उनकी देशभक्ति है। अगर आप इस तरह की सियासत के इन्फ्लुएंस में हैं तो आपका दिमाग बेकार हो चुका है। हम आपके लिए ऊपर वाले से दुआएं करेंगे और इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि सियासत बेहद ही दिलचस्प तमाशा है। आप जितनी बार इसका करीब से दीदार करेंगे उतनी ही नई नई चीजें जान पाएंगे। लेकिन लैक ऑफ एजुकेशन यानी पढ़ाई की कमी, नासमझी, नफरत और गुरूर का पर्दा आपको इन नई चीजों की पहचान नहीं करने देगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।